हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक से 5वां चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से लिखा है कि हमें ये बात पता है कि इंडिया एक मेजर चैलेंज फेस करता है जो कि है पॉवर्टी का। इंडिया में गरीबी जो है एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि ज़्यादातर गरीब लोग कहाँ पर रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं। ये गरीब लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं, इनको यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ भी नहीं मिल पाता है। बेसिक नेसेसिटी, ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, फूड हो गया, वाटर हो गया, घर हो गया, क्लोथ हो गया। ठीक है, ये सबको बेसिक नेसेसिटीज़ बोलते हैं। तो ये इन गरीबों को ये सब चीज़ भी नहीं मिलता है, समझे। और इन रूरल सेक्टर के जो पुअर लोग हैं, इन लोगों का मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड यानी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अगर डेवलप होगा तो इनका गरीबी दूर हो पाएगा, समझ रहे। तो यही चीज़ को नोटिस करते हुए महात्मा गांधी जी ने बहुत पहले ही कहा था कि इंडिया का रियल प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो अर्बन सेंटर है वहाँ पर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, एक्सपेंशन हो। प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ अर्बन सेंटर ही डेवलप करें, ठीक है, बल्कि रियल प्रोग्रेस का मतलब ये होगा कि डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस। जब तक विलेजेस, रूरल एरिया के जो विलेजेस है उनका डेवलपमेंट नहीं हो, तब तक इंडिया का रियल प्रोग्रेस नहीं होगा। ठीक है, अब क्यों हम लोग रूरल एरिया को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कंपैरिजन टू अर्बन एरिया, तो ऐसा इसलिए है कि देखिए ऐसा दो रीजन्स है। सबसे पहला, इंडिया का मोर देन 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये रूरल एरियाज़ में रहते हैं, समझ रहे। इसलिए अगर रूरल एरिया को जब तक डेवलप नहीं करेंगे तो पूरा इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, समझ रहे। ये पूरा इंडिया है, मान लीजिए यहाँ पे ये 2/3 लगभग 66% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, समझ रहे हैं। तो ये अगर गरीब है तो पूरा इंडिया का कैसे प्रोग्रेस होगा। तो ये डेवलप कर दिए तो पूरा इंडिया ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा रीज़न ये है कि 1/4 ऑफ रूरल इंडिया स्टिल लिव्स इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। देखिए पहला रीज़न में क्या बोला गया कि ये इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन जो है, इतना पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, और ये एग्रीकल्चर जो है उतना प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है, कि इनका रोजी रोटी चला दे, समझ रहे। ये हो गया पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न ये है कि 1/4 ऑफ रूरल इंडिया स्टिल लिव्स इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। इसका 1/4, रूरल इंडिया का 1/4 इतना, ठीक है, इतना लोग ऐसे हैं जो एब्जेक्ट, बहुत ही भयंकर गरीबी में है। बाकी लोग तो नॉर्मल गरीब है, ये लोग भयंकर गरीबी में है। ठीक है, तो ये दो रीजन से बोल सकते हैं कि इंडिया का रियल प्रोग्रेस कब होगा, जब रूरल इंडिया का डेवलपमेंट हो, समझ रहे हैं। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे। ये स्टेटमेंट दे देंगे आपको और बोलेंगे इसको वैलिडेट कीजिए रीजन्स देके। तो आपको ये दो रीज़न देना है कि 2/3 एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर उतना प्रोडक्टिव नहीं है, और दूसरा रीज़न ये देना है कि 1/4 ऑफ रूरल इंडिया एब्जेक्ट पॉवर्टी में है। कर लेंगे इतना काम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक है व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट। अब यही चैप्टर का नाम है, इसको समझते हैं। रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब विकास, और या फिर जो ग्रामीण इलाका है उनका विकास का बात किया जा रहा है। तो रूरल डेवलपमेंट जो है वो एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, इसमें बहुत चीज़ इंक्लूडेड होता है। ठीक है, इसका फोकस उन सब एरियाज़ पे होता है जो एरियाज़ अभी भी लैक कर रहे हैं, ठीक है, जो एरियाज़ पीछे रह गए हैं। ठीक है, उन सब एरियाज़ का डेवलपमेंट करना ही रूरल डेवलपमेंट है। अब कौन से एरियाज़ हैं जो लैक कर गए, जो पीछे रह गए, वो यहाँ पे बताया गया है। कुछ एरियाज़ जो ऐसे हैं जो चैलेंजिंग है और उनको फ्रेश तरीके से इन पे काम करना ज़रूरी है, वो सब एरियाज़ यहाँ पे दिए गए हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को डेवलप कर देंगे तो हम बोलेंगे क्या हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, सबसे पहला है कि जो रूरल एरिया के जो लोग हैं, इन लोगों का डेवलपमेंट किया जाए, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे करते हैं हम, दो तरीके से। क्या तो इनको अच्छा शिक्षा दे दीजिए, लिटरेसी लेवल बढ़ा दीजिए, और दूसरा है इनका हेल्थ लेवल इंप्रूव कर दीजिए। अगर आप ये दो चीज़ कर देते हैं, लिटरेसी और हेल्थ, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को आपने डेवलप कर दिया, और ये ह्यूमन रिसोर्स जो है ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा, समझ रहे हैं। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले के चैप्टर में। ये हो गया पहला फोकस एरिया रूरल डेवलपमेंट का। दूसरा फोकस एरिया है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या है क्या नहीं है, हम डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। इस पे काम करना जरूरी है, ठीक है।
तीसरा फोकस एरिया होता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस ऑफ ईच लोकेलिटी। हर एक इलाका का अपना प्रोडक्टिव रिसोर्स होता है। प्रोडक्टिव रिसोर्स का मतलब होता है लैंड, वाटर, मिनरल्स, फैक्ट्रीज, मशीन्स, ठीक है, ये सब। तो इन सब चीज़ों को डेवलप करना, ठीक है, हर एक लोकेलिटी का, ये एक फोकस एरिया हो गया। तीसरा, चौथा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत से जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, क्रेडिट मतलब लोन, मार्केटिंग मतलब सामान को बेचना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड और फीडर रोड। फीडर रोड समझ रहे हैं, कोई गांव का ऐसा रोड जो मेन रोड को टच करता हो, इसको फीडर रोड बोलेंगे, ठीक है। फिर फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर, रिसर्च, एक्सटेंशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों को डेवलप करना, ये भी एक फोकस एरिया है रूरल डेवलपमेंट का। और ये कितना हो गया, चौथा था, 1 2 3 4, ये पांचवा फोकस एरिया है पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, ठीक है। पॉवर्टी को हटाने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्पेशल स्कीम्स लेके आए वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया पांचवा फोकस एरिया। तो इसको आप डिटेल में याद रखेंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वो क्या क्या फोकस एरिया है रूरल डेवलपमेंट का। सबसे पहला क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसमें लिटरेसी और हेल्थ आता है। दूसरा हो गया लैंड रिफॉर्म, तीसरा हो गया प्रोडक्टिव रिसोर्स को डेवलप करना, चौथा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर और पांचवा हो गया स्पेशल मेजर्स फॉर एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। चलिए, और ये सब हम डिटेल में नोट्स बना के हम अपने वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए इन सबको कैसे कितना याद रखना है, उसका डिटेल नोट्स आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। और इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो भी आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी आप सिर्फ समझिए। और जैसे हम अंडरलाइन कर रखे हैं वैसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपने बुक में, नहीं तो ये पूरा PDF भी हम वेबसाइट में डाल देंगे, वो भी आप जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो पीपल इंगेज्ड इन फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़। अब ये दो टर्म समझ लीजिए, फार्म एक्टिविटी क्या होता है, नॉन फार्म एक्टिविटी क्या होता है। फार्म एक्टिविटी मतलब क्या तो वहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन हो रहा होगा या फिर लाइव स्टॉक रेजिंग हो रहा होगा, ठीक है, समझ रहे, प्लांट नहीं तो एनिमल, ये दो चीज़ इन्वॉल्व होंगे। फिशिंग ये भी एनिमल में आ जाएगा। तो ये सब एक्टिविटीज़ को बोलते हैं फार्म एक्टिविटीज़, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक रेजिंग और फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, ये सब इसी में आ जाता है। और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में जो दो बच गए, 3 सेक्टर होता है ना, एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। एग्रीकल्चर वाला आ गया फार्म एक्टिविटी, और नॉन फार्म एक्टिविटी में ये दो आ गए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, ये इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर में बहुत बार फार्म नॉन फार्म वर्ड यूज़ हो रहा होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। फार्म मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इस पर लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन भी आता है, और नॉन फार्म मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा है कि ऐसे लोग जो रूरल एरिया में फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट है, उसमें इंगेज्ड है, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विथ वेरियस मीन्स दैट हेल्प देम इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। इन लोगों को ऐसा जरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे इनका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। वही कैसे बढ़ेगा, तो अगर हम इन सब एरियाज़ को डेवलप करें, अगर हम इनको अच्छा एजुकेशन दे दें, हेल्थ दे दें, लैंड अच्छा दे दें, ठीक है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को अच्छा डेवलप कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दे, पॉवर्टी हटाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स ला दे, तो इन लोगों को भी अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। बात अगर नहीं समझ रहे तो वो यहाँ पे लिखा है। इसके साथ साथ दे ऑल्सो नीड टू बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई इनटू वेरियस नॉन फार्म प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इन लोगों को अवसर देना पड़ेगा कि ये लोग सिर्फ क्रॉप पे ही अपने आप को सीमित ना रखें, जो अलग अलग नॉन फार्म एक्टिविटी है वो भी काम करे। जैसे कि हो गया फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर से मान लीजिए गेहूँ मिल गया, अब गेहूँ को पीस के आटा बनाना है, तो वो हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग वाला का काम, ठीक है, उसको फूड प्रोसेसिंग में आता है वो। ये नॉन फार्म एक्टिविटी है ये फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। उसी तरीके से सरसों हो गया, तो उसको पेड़ के क्या निकालना है, इसका सरसों का तेल बनाना है, तो ये आ जाएगा फूड प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो इन लोगों को अपने काम को डाइवर्सिफाई भी करने का मौका देना चाहिए, सिर्फ खेती पे ही सीमित ना रहे, बल्कि नॉन फार्म एक्टिविटी जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, इस पर भी वो लोग खुद को इंगेज करें, ठीक है, तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग। फिर इनेबलिंग देम बेटर एंड मोर अफोर्डेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर, sanitation facility at workplace and homes and education for all would also need to be given top priority। वही बात यहाँ पे लिखा है।
चलिए अब आगे देखिए, आगे लिखा है कंट्रीब्यूशन का बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो लगातार घटते जा रहा है, लेकिन जो लोग जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे वो लोगों का परसेंटेज उतना कम नहीं हो रहा है। बोलने का मतलब है ये है जीडीपी को आप मान लीजिए पूरा कंट्री का ये इनकम है। पूरा कंट्री का इनकम 3 सेक्टर से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर से। ठीक है, ये 3 लोग कमा के देते हैं, तब मिलके ये पूरा 100% होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे साल बीत रहा है ना, वैसे वैसे एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे वो कमते जा रहा है। पहले मान लीजिए 40 रुपये कमा के देता था 40%, आज के डेट में अगर 100 रुपये टोटल इनकम है तो उसमें से सिर्फ एग्रीकल्चर मान लीजिए 25% ही कमा के दे पा रहा है। ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन लगातार कमते जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का कंट्रीब्यूशन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये लोग ज़्यादा कमा के दे रहे हैं, लेकिन इतना तक तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो पीपल है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है वो अभी भी उतना ही है। ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम कर रहे हैं और कुछ कम ही लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे काम करते हुए भी कम इनकम दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम का बात है। समझ रहे? वो यहाँ पे लिखा है कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में वहाँ पे ज़्यादातर चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। हिसाब से क्या था, अगर एग्रीकल्चर कम कमा के दे रहा है तो लोग भी वहाँ पे कम होने चाहिए, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में आने चाहिए थे, तो ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन इवन आफ्टर द रिफॉर्म्स, जो 1991 में रिफॉर्म्स आया था, याद है कि भूल गए? चैप्टर नंबर 3 में हमने डिटेल में पढ़ा था इसके बारे में, एलपीजी। जब ये रिफॉर्म्स आया ना, तब तो जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है वो डीएक्सेलरेट हो गया, बहुत ही कम स्पीड से बढ़ रहा था। ठीक है, टू अबाउट 3% पर एनम, हर साल 3% का ग्रोथ रेट था। ठीक है, जो कि काफ़ी कम था पहले के सालों के कंपैरिजन में। ठीक है, और अभी के कुछ सालों में अगर रिसेंट ईयर्स का बात करें तो एग्रीकल्चर दिस सेक्टर हैज़ बिकम वोलाटाइल, काफ़ी ऊपर नीचे ग्रोथ रहा है। 2014-15 में तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट कितना था? लेस देन 1%, इतना कम ग्रोथ रेट था। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? तो जो ज्ञानी लोग हैं, जो स्कॉलर्स लोग हैं, वो लोग बोलते हैं इसका रीज़न, मेन रीज़न ये है कि डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि 1991 के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट कम हो गया है, रीज़न क्या है? तो एक रीज़न हमें यहाँ पे पता चला कि डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अब कम खर्च कर रही है। ठीक है, इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ कम गया है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ रीज़न है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। समझ रहे? लोग जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं इनको शौक थोड़ी लगा है यहाँ पे कम कमाने का। ये लोग चाहे तो आराम से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये लोगों को मजबूरन एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करना पड़ रहा है। छोटा सा ज़मीन है, उसी में परिवार के 5-10 लोग काम कर रहे हैं, जबकि वो काम 2 लोग भी कर सकते थे। समझ रहे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। फिर इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है यहाँ पे कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया है, मतलब लोगों को काम पे रखा जा रहा है, वो भी टेम्पररी। जब धंधा पीक पे होता है तब काम पे रखते हैं, पीक पे नहीं होता है काम पे निकाल देते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में ही इंगेज है कि जैसा भी है एग्रीकल्चर ही ठीक है। ठीक है, तो ये सब कुछ रीजन्स है जो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लेकिन मेन रीज़न यही था कि डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये मेन रीज़न था कि क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट कम गया। और ये सब चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो हम देख ही पाते हैं आम दिनों के न्यूज़ में, कि हमें पता चलता है कि जो फार्मर्स है वो सुसाइड कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस है इन फार्मर्स में। ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रख के अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, सबसे पहले हमने देखा कि रूरल एरिया का डेवलप करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, फिर हमने समझा कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है, कौन से फोकस एरिया है, 5 फोकस एरिया हमने जाना। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के बाद इसका ग्रोथ रेट कमते ही जा रहा है, लेकिन लोग अभी भी उस पर ज़्यादातर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इतना चीज़ दिमाग में रख के हम आगे का टॉपिक अब कवर करेंगे। अब हमें 3 चीज़ पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रेडिट एंड मार्केटिंग, ये पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक होगा एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, और लास्ट तीसरा टॉपिक होगा
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। यही 3 टॉपिक पढ़ने से चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सब टॉपिक, क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरिया। ये दोनों टर्म को समझिए। क्रेडिट मतलब क्या होता है? लोन, ठीक है, उधार पे पैसा लेना। और मार्केटिंग मतलब क्या हो गया? अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, अब उसको स्टोर कहाँ करना है, फिर ट्रांसपोर्ट करके कहीं दूसरी जगह पे सेल करना है, ठीक है, ये सब प्रोसेस को बोलते हैं मार्केटिंग। अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रेडिट को स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर रूरल एरिया को डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो टाइम टू टाइम पे कैपिटल यानी पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का हाई प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे, ठीक है। और एक रीज़न ये भी है कि जो जेस्टेशन मतलब इसका मतलब होता है टाइम पीरियड, ठीक है, बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम आफ्टर प्रोडक्शन इज़ क्वाइट लॉन्ग। आपने क्रॉप को सो किया, ठीक है, प्लांट किया, अब उसके बाद ये बड़ा होगा, फिर आप हार्वेस्ट करेंगे, तब जाके इसको कुछ और प्रोसेस करेंगे, तब जाके इसको बेचेंगे, तब इनकम आएगा, ठीक है। तो क्रॉप को सो करने से लेके इनकम आने तक जो टाइम पीरियड है, जो कि जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है, ये काफ़ी लंबा है, ठीक है। इसलिए फार्मर्स को क्या करना पड़ता है? उधार लेना पड़ता है पैसा, ताकि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को मीट कर पाए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या क्या चीज़ पे करना पड़ता है? तो बीज अच्छा क्वालिटी का खरीदना पड़ता है, फर्टिलाइजर खरीदना पड़ेगा, कुछ इम्प्लीमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में फैमिली का भी कुछ खर्च है, किसी का शादी आ गया, किसी का मौत हो गया, कोई रिलीजियस पूजा हो गया, ठीक है, सेरेमनी हो गया, इन सब चीज़ का जो खर्चा है उसको मीटअप करने के लिए फार्मर्स जो है वो क्या करते हैं? क्रेडिट लेते हैं। समझ रहे हैं क्रेडिट का इम्पोर्टेंस? अब फार्मर्स जो है वो क्रेडिट 2 जगह से लेते हैं, जैसे कि आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। एक होता है फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट और एक होता है इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, ठीक है, 2 जगह से क्रेडिट लेते हैं। तो इंडिपेंडेंस के टाइम में ना ज़्यादातर इनफॉर्मली यही से लोग ज़्यादा लोन लेते थे। इसमें कौन आते हैं? मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, फ्रेंड्स, फैमिली, ये सब हो गए। इसका मेजर डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे एक तो हाई इंटरेस्ट रेट होता है, और साथ ही साथ ये जो फार्मर्स है ये उतने पढ़े लिखे होते नहीं है, ठीक है। तो ये जो मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इनका अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, घुमा फिरा के कुछ ऐसा बिल बना देंगे कि ये लोग कभी भी उस लोन के बाहर आ ही नहीं सकते और एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है, इसको हमने क्लास 10 में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो इसी को दूर करने के लिए 1969 से काफ़ी जोर दिया गया कि बैंकिंग सिस्टम को डेवलप किया जाए, जिससे कि रूरल एरिया में क्रेडिट अच्छे तरीके से जा पाए, ठीक है। बाद में जाके एक बैंक है जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं नाबार्ड। याद रखिएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हाई चांसेस से आने का, ठीक है। इसको 1982 में सेटअप किया गया, ठीक है, नाबार्ड को। ये एक एपेक्स मतलब हाई बॉडी है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। देखिए बहुत चीज़ इसमें लिखा है। सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो रूरल एरिया में फाइनेंस यानी लोन प्रोवाइड करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन प्रोवाइड करते हैं रूरल एरिया में? तो वो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहला हो गया कमर्शियल बैंक्स, दूसरा हो गया रीजनल रूरल बैंक्स RRB जिसको बोलते हैं, तीसरे हो गए कोऑपरेटिव्स, और चौथे हो गए लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये चारों जो है वो रूरल एरिया में चारों जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो रूरल एरिया में मतलब फाइनेंस करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये चारों जो इंस्टीट्यूशंस है ना, ये चारों इंस्टीट्यूशन, इन चारों का एक्टिविटी जो है वो कोऑर्डिनेट करती है कौन? ये हमारी नाबार्ड, ठीक है। ये लोग कैसा काम कर रहे हैं, कौन किसको कितना लोन दे रहा है, ठीक से लोन दे रहा है कि नहीं, कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ये सब चीज़ देखने का काम किसका है? नाबार्ड का है, समझ रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, नाबार्ड जो है वो सिर्फ रूरल एरिया में ही फोकस कर रही है। पूरा कंट्री को देखने के लिए कौन है? RBI तो है ही। जो रूरल एरिया में फोकस कर रही है वो कौन है? नाबार्ड है। समझे यहाँ तक? चलिए, और ये याद रखिएगा, इसको कब सेटअप किया गया था? 1982 में। फिर द ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज अ हार्बिंजर of major changes in credit system as it led to diversification of portfolio of rural credit towards production oriented lending. ग्रीन रिवोल्यूशन जब से आया ना, तब से
क्रेडिट का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले जो रूरल एरिया में जो लोग थे ना, वो लोग लोन तो लेते थे, लेकिन वो लोन लेके क्या तो शादी का खर्चा निपटाने के लिए लोन लेते थे या फिर खाना खाने के लिए लोन लेते थे, समझ रहे? मतलब नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लोन लेते थे। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन आने का बाद फार्मर्स जो रूरल पीपल जो है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लोन का यूज़ करने लग गए, समझ रहे? वो यहाँ पे लिखा है। प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग होने लगा ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद। हार्विंजर का मतलब होता है स्टार्टर, बिगिनर, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे वही बताया गया है कि रूरल बैंकिंग में जो इंस्टीट्यूशंस है वो कौन कौन से हैं, वो यही 4 है। कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी, कोऑपरेटिव और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है वो हो गए मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, ये सब आपको मालूम ही होगा। आगे देखिए, ये सब इंस्टीट्यूशन से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये लोग एडिक्वेट क्रेडिट, अच्छे खासे क्रेडिट चीपर रेट्स में प्रोवाइड करें लोगों को, ठीक है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करें। और जाहिर सा बात है इनफॉर्मल सोर्स के मुकाबले फॉर्मल सोर्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम होता है कि नहीं? ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं ब्याज, ये लोग काफ़ी कम चार्ज करते हैं। अब देखिए, इन सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अलावा रिसेंटली अभी किसका दौर चल रहा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप का दौर चल रहा है, SHGs। इसको भी आपने क्लास 10 में डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है। ये लोग रिसेंटली इमर्ज हुए हैं टू फिल द गैप इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। ये जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है, जो ये इंस्टीट्यूशंस है, कमर्शियल बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ये सभी इंस्टीट्यूशंस उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। मतलब काम तो कर रहे थे लेकिन अभी भी कुछ गैप बचा हुआ था। अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो लोग इनसे लोन नहीं ले पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इनसे लोन लेने के लिए आपको पूरा फॉर्मली सारा काम करना पड़ेगा। एक तो आपको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा ताकि आप जाके यहाँ पे फॉर्म भर पाए, लोन के लिए अप्लाई कर पाए, ठीक है। आपको टर्म समझ में आने चाहिए। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ गिरवी रखना पड़ेगा, कोलेटरल होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इन सब रीज़न के वजह से अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो इनके टच में नहीं आ रहे थे। अभी भी ये लोग इनफॉर्मल सोर्स को ही प्रीफर कर रहे थे लोन लेने के लिए, ठीक है। तो ये गैप को ख़त्म किया, कुछ हद तक ख़त्म किया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने, ठीक है। हैव इमर्ज टू फिल द गैप इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। इसका मतलब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का रीच को इनहेंस कर दे रही है। उन सब एरियाज़ में जो जहाँ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम पहुँच नहीं पा रही थी, जहाँ पे ये इंस्टीट्यूशंस पहुँच नहीं पा रहे थे, वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने काम किया है, ठीक है। देखिए, सिंस सम काइंड ऑफ कोलेट्रल इज रिक्वायर्ड, वास्ट प्रोपोर्शन ऑफ पुअर रूरल हाउस होल्ड्स और ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द क्रेडिट नेटवर्क। समझ गए यहाँ तक? कोलेट्रल चाहिए तो ज़्यादातर लोग इन सब से पहले ही बाहर हो गए, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का खास बात यह है कि ये प्रोमोट करता है थ्रिफ्ट यानी सेविंग इन स्मॉल प्रोपोर्शन बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। होता क्या है कि कुछ लोग, खासकर से महिलाएं, ठीक है, वो लोग एक ग्रुप बनाती है, 10-15 लोग जितना भी। फिर होता है कि इन सभी मेंबर्स को कुछ ना कुछ पैसा देना होता है, ठीक है, अपना अपना क्षमता के अनुसार। तो ये लोग कुछ पैसा देंगे तो यहाँ पे भारी अच्छा खासा कॉर्पस, एक अच्छा खासा अमाउंट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग जो यहाँ पे पैसा जमा किए हैं ना, तो ये लोग इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अपना पैसा यहाँ पे सेव कर रहे हैं, नहीं तो घर में कुछ ना कोई चीज़ में खर्चा हो जाता। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट करता है सेविंग, ठीक है, इन स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटे छोटे अमाउंट में सेविंग ये प्रमोट करता है बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। हर एक मेंबर एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन करके सेविंग अपना एक जगह जमा करते हैं, ठीक है। अब ये जो पैसा जमा हुआ इसको क्या बोलेंगे? पूल्ड मनी। जो मनी इकट्ठा हुआ, इसी पैसा में से क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर्स। अब इसी में से किसी एक मेंबर को पैसा चाहिए मान लीजिए, तो इसी पैसा का यूज़ करके इसको क्रेडिट दिया जाएगा, ठीक है, मतलब लोन दिया जाएगा। और इस लोन को इस मेंबर को छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में रीपे करना होगा एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट होगा, उस इंटरेस्ट रेट में इसको पे कर देना है। तो इस तरीके से SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हैं। बात अगर नहीं समझ रहे, चलिए फिर आगे यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है कि 6 लाख वुमेन इन इंडिया हैव बिकम मेंबर ऑफ 156 लाख वुमेन SHG। तो ये सब डेटा उतना याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए, अबाउट 10 से 15 हज़ार पर सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ये है, ठीक है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ये है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ये है, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है। तो हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को, इसको मान लीजिए
10 से 15,000 दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा एंड अनदर 2.5 लाख पर SHG, 10 से 15,000 तो दिया ही गया, प्लस 2.5 लाख रुपया, ठीक है, 2.5 लाख हर एक SHG को ये सबको दिया गया, ठीक है, एज ए कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड। कौन दिया? तो इसको वही कमर्शियल बैंक्स या फिर रीजनल रूरल बैंक्स, RRB, ये सब लोग इसको दिए होंगे। नबार्ड बोला होगा कि दो, ठीक है, नबार्ड इनको बोला होगा कि तुम लोग इसको इन सभी SHG को पैसा दो, ठीक है। तो इनको पैसा दिया होगा। पैसा क्या है, ऐसे ही क्या यूज़ करने के लिए दे दिए पैसा? नहीं, ये पैसा देने का कुछ मकसद था। मकसद ये है कि टू टेक अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर इनकम जनरेशन। इसके जो मेंबर्स है वो लोग अपना स्किल्स को इन्हेंस करें, कुछ अपना धंधा शुरू करें, ठीक है, जिससे कि इनका इनकम और बढ़े और ये और ज़्यादा सेव करें और ज़्यादा डेवलप करें, ठीक है। इस मकसद के साथ ये सब पैसा दिया गया था, ठीक है। तो ऐसे पैसे देने को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स बोलते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। SHG का इम्पोर्टेंस ये है कि इससे वुमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी हेल्प हुआ है, क्योंकि हम पहले बता चुके कि ये SHG में मेनली जो मेंबर्स होते हैं वो वुमेन ही होती है, ठीक है। तो इससे वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ये जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स है, इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये जो पैसा दिया गया था ना इनको, 10-15 हज़ार 2.5 लाख रुपया, ये इनको दिया गया था कि ताकि ये लोग अपना स्किल्स को बढ़ा के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कुछ जनरेट कर पाए। लेकिन ये लोग क्या किए थे, ये लोग इस पैसा का यूज़ कर लिए फॉर कंजम्पशन पर्पस। बोरोइंग्स आर मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पस। कुछ खाने के लिए या फिर कुछ इमरजेंसी खर्च, मतलब ज़रूरत के खर्चों में ये पैसा खर्च हो गया। जो मोटिव से ये पैसा दिया गया था उस मोटिव के लिए ये पैसा यूज़ नहीं किया गया। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि ये माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स का डिसएडवांटेज क्या है। तो यही डिसएडवांटेज है कि ये जो बोरोइंग्स है वो मेनली कन्फाइंड है फॉर कंजम्पशन पर्पजेस, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब आगे यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया था, द पुअर वुमेन्स बैंक। इसके ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चंस बनता है। आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक पैरा दे देंगे और पूछेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या एडवांटेज है, कैसे काम करता है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स का क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। वैसे करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको ये पैसेज ध्यान में रखना है। ये पैसेज देख के आप समझ जाइएगा कि इसी चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, कुछ यहाँ से याद नहीं रखना है। अब अगला यहाँ पे सब टॉपिक है रूरल बैंकिंग क्रिटिकल अप्रेजल। अब हम रूरल बैंकिंग को देखेंगे, ये कितना सही काम किया है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, साथ ही साथ कितना नेगेटिव, क्या क्या इस पर बुराइयाँ है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, वो भी देखेंगे। तो किसी भी चीज़ को आप ऐसे जब स्टडी करते हैं ना, इसका प्रो भी देखते हैं, कॉन्स भी देखते हैं, तो इसको ऐसे टाइप के स्टडी को बोलते हैं क्रिटिकल अप्रेजल, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इसका क्या क्या अच्छाई है रूरल बैंकिंग का। तो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रूरल फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जब से ये बैंकिंग सेक्टर डेवलप हुआ है रूरल एरिया में, वही कमर्शियल बैंक, RRBs, फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव्स, ठीक है, ये सब जब से ये सब लोग आए, ये सब इंस्टीट्यूशंस आए हैं ना, तब से फार्म और नॉन फार्म दोनों ही का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। याद है फार्म नॉन फार्म की भूल गए? चलिए, इनकम भी बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, और ख़ासकर से ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद फार्मर्स को अच्छा अगर लोन मिल रहा है तो उससे वो लोग काफ़ी अपना प्रोडक्शन को बढ़ा लिए, ठीक है। ये जो फेमाइंस, भूखमरी जो था, ये सब अब पास्ट का बात हो गया है। अब तो हम इतने ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर लेते हैं कि हमारे पास एबंडेंट बफर स्टॉक भी है ग्रेन्स का। मतलब अगर प्रोडक्शन नहीं भी हो पाया तो इतना स्टॉक है कि हम लोग अपना देश का खाना मीटअप कर लेंगे, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर ऑल इज़ नॉट वेल, सब चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया पॉजिटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है? कुछ कमर्शियल बैंक को छोड़ के जो अदर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है, RRB, कोऑपरेटिव, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ये लोग फेल कर गए हैं टू डेवलप अ कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करने में फेल कर गए हैं। ये डिपॉजिट मोबिलाइजेशन क्या होता है? मोबिलाइजेशन का मतलब कोई चीज़ मूव कराना, ठीक है, और डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट का मूव कराना। ये बैंक है मान लीजिए, ठीक है, तो लोग यहाँ पे आ नहीं रहे हैं पैसा जमा करने के लिए। लोगों
यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करने के लिए आ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये बैंक्स जो है इसमें फेल कर गई हैं, क्योंकि बैंक्स क्या चाहती है, बैंक्स चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा यहाँ पे डिपॉजिट करें। बैंक्स उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख लेंगी एज अ कैश, जिसको CRR SLR याद है आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा रखा है। उतना अमाउंट वो खुद के पास रख लेगी और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है 80-85% वो क्या करेंगी, वो लोन के रूप में लेंड करेंगी, ठीक है। जिसको लोन मिल गया उसका भी डेवलपमेंट हो गया और ये बंदा बाद में इसको इंटरेस्ट पे करेगा, इससे बैंक का भी कमाई हो गया। इसी तरीके से तो देश डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे डिपॉजिट ही नहीं आ रहा है, डिपॉजिट मोबिलाइज ही नहीं हो रहा है, तो ये बैंक्स अपना फंक्शन ठीक से काम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि लेंडिंग टू वर्थवाइल बोरोवर्स, अच्छे बोरोवर्स को लेंड नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही साथ इफेक्टिव लोन रिकवरी ये भी नहीं कर पा रहे हैं। और एग्रीकल्चर लोन जो डिफ़ॉल्ट रेट है वो क्रॉनिकली हाई है, वो लोग जो लोन लेते हैं फिर जो वापस चुका नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये सब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। तो यही सब चीज़ को देखते हुए इसको इम्प्रूव करने के लिए रिसेंट ईयर्स में एक इनिशिएटिव लाया था गवर्नमेंट ने, जिसको जन धन योजना बोलते हैं। आपने सुना भी होगा, आपके मम्मी पापा ने हो सकता है खुलाया भी होगा अकाउंट इसमें। इसमें क्या किया गया कि सभी एडल्ट्स को इनकरेज किया गया कि आप लोग जाइए और एक बैंक अकाउंट खोल लीजिए एक स्कीम के तहत, जिसको बोलते हैं जन धन योजना। आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके जाइए और अकाउंट खोल लीजिए, ठीक है। फ़ायदा क्या मिलेगा, लोग बोले कि क्यों अकाउंट खोलाए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसका बहुत सारा फ़ायदा है। सबसे पहला, आपको 1 से लेकर 2 लाख रुपये तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिल जाएगा। मतलब अगर आपका कभी एक्सीडेंट होता है, हाथ पैर टूटता है, जो भी होता है, तो आपको 1 से लेकर 2 लाख रुपये तक डिपेंडिंग ऑन द डैमेज आपको इतना रुपया गवर्नमेंट दे देगी आपको, ठीक है। पहला बेनिफिट ये हो गया, आपको अलग से एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेने का जरूरत नहीं है कि बैंक अकाउंट खोलते ही आपको मिल जाएगा ये इंश्योरेंस, ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगा 10,000 रुपया तक। मतलब आपके अकाउंट में मान लीजिए 0 रुपया है, ठीक है, लेकिन अभी आपको पैसा का ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट से 10,000 रुपया तक निकाल सकते हैं, ठीक है। कंडीशन रहेगा कि कुछ टाइम के बाद आपको ये 10,000 रुपया वापस पे कर देना है। तो आप 10,000 रुपये तक पैसा नहीं भी है फिर भी 10,000 रुपये अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप मनरेगा में काम करते हैं, ठीक है, तो इसका जो भी सैलरी है वो सब वेजेस जो है आपको इसी अकाउंट में मिलेगा, ठीक है, कैश पेमेंट नहीं होगा। चौथा बेनिफिट ये है कि जो ओल्ड एज पेंशन हो गया, फिर और टाइम टाइम पे गवर्नमेंट अनाउंस करती है, ठीक है, कि जो भी 60 साल से बुजुर्ग लोग हैं और जो कैटेगरी में आते हैं जैसे कि SC ST OBC में आते हैं, ठीक है, उन लोगों को कुछ पेंशन दिया जाएगा 500-1000 रुपये महीना, ठीक है। तो ये सब पैसा जो है ये इसी अकाउंट में आएगा, जनधन योजना अकाउंट में, ठीक है। तो ये सब कुछ बेनिफिट बोला गया लोगों को और बोला गया कि आप लोग अकाउंट खुलाइए। साथ ही साथ कुछ और बेनिफिट भी यहाँ पे लिखा है कि देयर इज़ नो नीड टू कीप मिनिमम बैंक बैलेंस। यूजुअली जो प्राइवेट बैंक होते हैं ICICI या फिर HDFC, इन सब में लिमिट होता है कि मिनिमम आपको 1000 या फिर 2000 रुपये अकाउंट में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग चार्ज काटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बोला गया कि ये जनधन योजना में आपको कोई भी मिनिमम बैंक बैलेंस रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये लोग सुनते हैं ना कि बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो ये लोग के मन में एक डर आ जाता है कि यार ये कुछ पैसा रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो चार्ज काटेंगे, ठीक है। ऐसा ये लोग का धारणा होता है जनरली। तो गवर्नमेंट ने ये पहले ही क्लियर कर दिया कि आपको कोई भी मिनिमम बैंक बैलेंस, आप 1 भी रुपया नहीं रखे तो भी कोई इशू नहीं है, आपका अकाउंट रहेगा, ठीक है, कोई चार्ज नहीं काटा जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इतना सारा बेनिफिट दिया तो लोग सोचे कि चलो बैंक अकाउंट खुलवा ही लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, इस योजना के तहत मोर देन 40 करोड़ पीपल ने अपना बैंक अकाउंट खोला, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट बेनिफिट हमें दिख गया। और इनडायरेक्ट बेनिफिट हमें ये दिखा कि इट हैज़ प्रोमोटेड थ्रिफ्ट यानी सेविंग का हैबिट डेवलप हो गया लोगों में, एंड इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। हुआ क्या कि जब लोगों ने अपना अकाउंट खोला, जनधन अकाउंट, तो ऐसा तो नहीं है कि सब 0 रुपया रखेंगे। लोग सोचे कि चलो अकाउंट खुला है तो कुछ रुपया रख ही देते हैं, तो कुछ लोग 100 रुपया पर मंथ या फिर 500-1000 रुपया पर मंथ जमा करने लग गए। तो इससे क्या हो गया, जो सेविंग का जो हैबिट है ये प्रमोट हो गया लोगों में, ठीक है। लोग अपना पैसा सेव करना स्टार्ट करती है, ठीक है, नाम ही है सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। और जो रिसोर्सेज है, जो पैसा उनके घर में पड़ा हुआ था वो पैसा बैंक के पास आ गया, ठीक है। अब ये बैंक इस पैसे को यूज़ कर लेगा जैसे भी, ठीक है, लोन देगा। तो इससे देखिए इतना रुपया तक, ये कितना है, 1,40,000 करोड़, इतना रुपया फंड जो है वो बैंक के पास आया इन सब अकाउंट के तहत,
तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला था जनधन योजना का, ठीक है। तो इसके बारे में आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, आता ही एक क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका, डायरेक्ट इम्पैक्ट, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है। और आपको ये भी याद रखूँगा कि जब ये जनधन योजना चला था 2015-16 में, तब क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने जो गैस का जो सब्सिडी है वो भी ऑनलाइन देना शुरू कर दिया था, है ना। पहले एक सिलेंडर 400-500 में मिलता था, अभी सिलेंडर 800-900 में मिलने लगा, 1000-1100 तक में मिलने लगा। तो हुआ क्या था कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, 400 के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसा है, 500, 400 से मान लीजिए 900 हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 500, ये सब्सिडी के रूप में लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दिया जाने लगा, ठीक है। तो इसी अकाउंट में आता था, जनधन योजना अकाउंट में। जिसके पास नॉर्मल अकाउंट था उसमें आता था, और जिसके पास अकाउंट नहीं था तो वो जनधन योजना अकाउंट खोले थे, उसमें आता था ये पैसा। समझे यहाँ तक? चलिए, अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। हमने क्रेडिट समझ लिया, अब मार्केटिंग के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होता क्या है। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें ये सब स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन से स्टेप्स है? सबसे पहले है असेंबलिंग, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हुआ उसको एक जगह असेंबल करना है, एक जगह इकट्ठा करना है, उसको स्टोर करना होता है, ठीक है। फिर उस पर कुछ प्रोसेसिंग काम करना होता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, फिर पैकेजिंग करना होता है, फिर क्वालिटी के अनुसार उसका ग्रेडिंग किया जाएगा, कौन अच्छा क्वालिटी कौन बुरा क्वालिटी, ठीक है। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटी अक्रॉस द कंट्री का अलग अलग पार्ट में उसको भेज दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस को मिला के क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। समझ रहे? तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। इसको याद करने के लिए आप एक यहाँ पे छोटा सा लाइन याद रख सकते हैं, ऑल शुड पिक द परफेक्ट एंड गुड डायमंड। ये लाइन याद रखेंगे तो आप A फॉर असेंबलिंग, S फॉर स्टोरेज, P फॉर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आप देखते हैं इंडिपेंडेंस से पहले फार्मर्स क्या करते थे। तो फार्मर्स अपने जो भी प्रोडक्ट्स थे, जो भी प्रोड्यूस थे, उसको वो ट्रेडर्स को बेचते थे, ठीक है। और ये ट्रेडर्स इसका फ़ायदा उठाते थे, फॉल्टी वेगिंग, गलत तरीके से वजन करते थे, ठीक है, जिससे ये उनका लॉस करा देते थे फार्मर्स का। फिर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, हिसाब किताब गड़बड़ कर देते थे, जिससे कि फार्मर्स का काफ़ी नुकसान होता था, ठीक है। इसके अलावा फार्मर्स उतने पढ़े लिखे तो होते नहीं है, ठीक है, उस समय नहीं थे, तो उनके पास रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भी नहीं होता था कि इस समय मार्केट में क्या दाम चल रहा है, प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, ठीक है। इसलिए ये ट्रेडर्स फार्मर्स को फोर्स करते थे कम दाम में सेल करने के लिए, ठीक है। तो फार्मर्स कम दाम में ही अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोड्यूस को ट्रेडर्स को सेल करते थे, ठीक है। इसके अलावा फार्मर्स के पास कोई प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं होता था, जिससे कि मान लीजिए अभी मार्केट में दाम कम है तो फार्मर्स ये अगर ये सोचे कि हम अभी सामान नहीं बेचेंगे, जब दाम बढ़ेगा तब अपने सामान को बेचेंगे, तो ऐसा फार्मर तभी कर सकता है ना जब उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी हो। तो चूंकि इसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होता था तो जो दाम मिले वो उसी दाम में बेच के निकल जाता था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो इसीलिए देयरफॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकेम नेसेसरी टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्राइवेट ट्रेडर। इसी प्राइवेट ट्रेडर्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बीच में दखल दिया, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों गवर्नमेंट को बीच में दखल देना पड़ा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में, तो आपको यही सब ड्रॉबैक बताना पड़ेगा, फॉल्टी वेगिंग, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, ठीक है, फोर्स टू सेल एट लो प्राइस, उसके बाद इन लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी, ठीक है। ये 4 रीज़न है। तो देखते हैं गवर्नमेंट ने तो इंटरवेंट किया बीच में, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेके आई, ठीक है। तो 4 गवर्नमेंट ने स्टेप्स, मेजर्स उठाए जिससे कि मार्केटिंग को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। 4 स्टेप्स लिया गया। सबसे पहला है नंबर 1, रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। मार्केट्स को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया गया। आप देखे भी होंगे आप लोग कि आपके शहर में क्या हुआ होगा, रेगुलेटेड मार्केट्स होगा। रेगुलेटेड मार्केट नाम से ही लिखा रहता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो
जो भी प्रोड्यूस है उसका दाम कैसे तय होता है, एक कमिटी होता है मार्केट में, वही उस फसल का दाम तय करती है, ठीक है, जिसको उससे कम में कोई बेच नहीं सकता है, समझ रहे। तो ऐसा कमिटी, ऐसे मार्केट को क्या बोलते हैं, रेगुलेटेड मार्केट, समझ रहे। तो ये रेगुलेटेड मार्केट्स को इस्टेब्लिश किया गया जिससे कि एक काफ़ी ऑर्डरली, ऑर्गेनाइज और ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन डेवलप हो पाए, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये लिया गया कि प्रोविज़न ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया, जैसे कि रोड्स, रेलवे, वेयर हाउस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, कई सारे फसलों को कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये सबको डेवलप किया गया, ये इस तरीके से ये स्टेप लिया गया, ठीक है। इसके अलावा तीसरा स्टेप था कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन रियलाइजिंग फेयर प्राइसेस फॉर फार्मर्स प्रोडक्ट इज द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तीसरा गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग चालू किया। कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है कि जितने भी फार्मर्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो सब अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर एक कलेक्टिवली जाके बेचते हैं, इससे इनको अच्छा दाम मिलता है, ठीक है। पर एक जन जाएगा, इसको ठग लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन सब मिल के जाएंगे तो ठगना मुश्किल है, समझ रहे। तो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये शुरू किया गया। और ये खासकर से जो मिल्क कोऑपरेटिव जो गुजरात में इतना सक्सेसफुल हुआ, जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर थे, ठीक है, वो सभी अपने मिल्क को एक जगह कलेक्ट करते थे तब बेचते थे, ठीक है। तो ये मिल्क कोऑपरेटिव जो था वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था गुजरात में, इसी को देखते हुए कोऑपरेटिव मार्केटिंग शुरू किया गया था, ठीक है। लेकिन अभी भी कोऑपरेटिव्स में काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज भी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गया है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है देखिए। नंबर 1, रिसेंट पास्ट, अभी खासकर हाल फिलहाल के दिनों में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ फार्मर्स मेंबर। ये कोऑपरेटिव के अंदर सारे फार्मर्स नहीं आते हैं, कुछ ही, मान लीजिए यहाँ पे 100 फार्मर है तो 40-50 फार्मर्स ही कवर हुए कोऑपरेटिव के अंदर, बाकी अभी भी 40-50 फार्मर्स अभी भी बाहर है। तो कवरेज जो है वो उतना अच्छा नहीं है ये कोऑपरेटिव का, ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव, समझ रहे। एक जगह जहाँ पे कोऑपरेटिव, मतलब एक जगह जहाँ पे प्रोडक्ट इकट्ठा हो रहा है और जहाँ पे बेचा जा रहा है, ठीक है, तो इन दोनों में जो लिंक है वो उतना अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा और सामान कम दाम में बिक जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अच्छा से नहीं है। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कोऑपरेटिव्स रिसेंट पास्ट से फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन। चौथा एलिमेंट पे आ जाते हैं। चौथा इनिशिएटिव ये था पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि एश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, ठीक है, कि इससे कम दाम में आपको अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ेगा, ये लाया गया है गवर्नमेंट के तहत। फिर दूसरा मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस बाय FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। FCI क्या की, व्हीट और राइस का बफर स्टॉक मेंटेन करने लग गई। FCI डायरेक्टली फार्मर से व्हीट और राइस खरीद के अपना स्टॉक करने लग गई, ठीक है। फार्मर्स को भी फायदा हो गया कि उनका प्रोडक्ट चूँकि गवर्नमेंट खरीद रही है तो ठीक ठाक दाम पे बिक रहा है, ठीक है। और कंट्री के लिए भी फ़ायदा हो गया कि अगर कभी शॉर्टेज हुआ तो ये एज अ बफर स्टॉक काम करेगा, मतलब जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो इसको हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी मिल जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन दुकान है वहाँ से फूड ग्रेन्स और शुगर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। इससे क्या होगा, गरीबी दूर होगा, ठीक है। एक तो गवर्नमेंट फार्मर्स से खरीद रही है प्रोडक्ट, ठीक है, तो फार्मर्स को ठीक ठाक दाम मिल गया, फार्मर्स का भी भला हो गया। फिर गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन दुकान के तहत लोगों को प्रोवाइड कर रही है, इससे गरीब लोग का भी फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने उठाए थे। हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे अभी, 4 सच मेजर्स दैट वर इनिशिएटेड टू इम्प्रूव मार्केटिंग एस्पेक्ट। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए 4 मेजर्स लिए गए। पहला मेजर क्या था, याद है आपको, रेगुलेशन ऑफ मार्केट या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, ठीक है। दूसरा मेजर्स था इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा मेजर था कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग में हमने देखा कि मिल्क कोऑपरेटिव गुजरात में काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था, इसी से इंस्पायर होकर हमने पूरे कंट्री में इसको लॉन्च होते हुए देखा। लेकिन कोऑपरेटिव्स का कुछ प्रॉब्लम्स भी है। सबसे पहला 3 प्रॉब्लम हमने यहाँ पे देखा था ना, वही 3 यहाँ पे लिखा है। और चौथा एलिमेंट था पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के तहत 3 पॉलिसी है यहाँ पे। एक हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दूसरा हो गया बफर स्टॉक बाय FCI और तीसरा हो गया
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत फूड ग्रेन्स और शुगर का डिस्ट्रीब्यूशन। याद रहेगा ये चारों इनिशिएटिव। चलिए, तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स का, ये सभी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स का एम यही था कि प्रोटेक्ट किया जाए फार्मर्स के इनकम को, और जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडाइज्ड रेट में फूड ग्रेन्स मिल जाए ये राशन दुकान के तहत, ठीक है। However, despite government intervention, private trade by money lenders, rural political elites, big merchants and rich farmers predominates agricultural market. गवर्नमेंट का दखल देने का बावजूद भी अभी भी जो प्राइवेट ट्रेड है, जो कि मनी लेंडर्स, बड़े बड़े लोग और बड़े व्यापारी, बड़े फार्मर्स करते हैं, ये आज भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। द नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज eminent particularly when a large share of agricultural products is handled by private sector. तो अब तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन का गवर्नमेंट का जो दखल देने का ज़रूरत है वो और भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो ट्रेड है वो प्राइवेट सेक्टर ही कर रही है। तो इसको अच्छे से रेगुलेट करें ताकि गरीब लोग का शोषण ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है कि इमर्जिंग मार्केटिंग चैनल, अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, कुछ है नहीं। यहाँ पे लिखा है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हैज़ कम अ लॉन्ग वे विद द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन वेरियस फॉर्म्स. Some scholars argue that commercialization of agriculture offers tremendous scope for farmers to earn higher incomes provided the government intervention is restricted. वही बात, जनरल सा बात है, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि फार्मर्स का इनकम बढ़ जाएगा, लेकिन इसका भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है। चलिए आगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है ये इमर्जिंग ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स। जनरली होता क्या है कि फार्मर्स अपना सामान ट्रेडर को बेचते हैं और ट्रेडर फिर जाके वो कंज्यूमर को बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि कुछ अलग तरीक़ा से मार्केटिंग किया जा सकता है क्या, अलग तरीक़ा से अपने सामान को बेचा जा सकता है क्या। तो ऐसे कुछ तरीके हैं जो कि इमर्ज हो रहे हैं। वो कौन से तरीके हैं? सबसे पहला है ये रियलाइज़ किया गया है कि अगर ये फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को यानी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल कर दे अगर, तो इससे इनका इनकम बढ़ जाएगा। ये फार्मर्स अपने प्रोडक्ट ट्रेडर को दे, फिर ये ट्रेडर कंज्यूमर को देंगे। ये प्रोसेस से ना जाके फार्मर्स अगर डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को बेचेंगे तो इससे इनका इनकम बढ़ेगा, ये ट्रेडर का कमीशन कम जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका अच्छा है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स भी है। सम एग्जाम्पल्स ऐसे चैनल्स का ये है, कई सारे मंडीज़ बनाए गए हैं, जैसे कि अपनी मंडी है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, फिर पुणे में है हदसपार मंडी, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है रायतू बाजार्स, ठीक है, फिर तमिलनाडु में है उजावर सैंडीज। ये सब कुछ मंडी है जहाँ पे फार्मर्स डायरेक्टली अपना प्रोड्यूस लाते हैं और कंज्यूमर्स को बेचते हैं। इसके अलावा एक और तरीका ये है, एक और अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल ये है कि देखिए सेवरल नेशनल और मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स, जो भी फास्ट फूड चेन्स है जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गया, बर्गर किंग, KFC, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज पिज़्ज़ा, ये सब फास्ट फूड चेन्स है, ठीक है। ये सब फास्ट फूड चेन्स, ये सब कंपनीज क्या करती हैं, डायरेक्टली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है फार्मर्स के साथ। ये सब डायरेक्ट जाते हैं फार्मर के पास और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, और टू इनकरेज देम टू कल्टिवेट फार्म प्रोडक्ट्स जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स एट्सेट्रा ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी बाय प्रोवाइडिंग देम विद नॉट ओनली सीड्स एंड अदर इनपुट्स बट ऑल्सो एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोड्यूस एट प्री डिसाइडेड प्राइसेस। क्या क्या लिखा है देखिए। ये सभी जो फास्ट फूड चेन्स है ये फार्मर्स के पास जाते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि ये जो फास्ट फूड चेन्स है ये लोग फार्मर्स को इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, सीड हो गया, जो भी ज़रूरत का सामान है खेती करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा वो सब ये लोग इनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फार्मर्स को अपने लैंड में खेती करना है, जो प्रोडक्ट इनको चाहिए, आलू चाहिए तो आलू को उगाएंगे, ठीक है, वो उगाएंगे। और साथ ही साथ ये जो फास्ट फूड चेन्स है ये फार्मर्स को बोलते भी है कि जो भी तुम्हारा उपज होगा वो सारा उपज हम खरीदेंगे, ठीक है। और ये प्राइस भी पहले ही डिसाइड कर देते हैं। मान लीजिए जो भी 10-20 रुपया जो भी दाम है वो दाम पहले ही तय हो जाता है, ठीक है। अब ये जिस भी क्वालिटी का पैदा हो ये फास्ट फूड चेन्स इसको खरीद लेती है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि कौन सा प्रोडक्ट को कल्टीवेट करना है, किस क्वालिटी का चाहिए, ठीक है, और उनको प्रोवाइड करती है सीड्स इसके अलावा,
और भी इनपुट्स जो चाहिए होता है वो प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ जो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है बाई करना, खरीदने का जो दाम है वो पहले ही तय हो जाता है, प्री डिसाइडेड प्राइस, उसी पे वो लोग उस सामान को खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे अरेंजमेंट से फ़ायदा ये है कि इससे फार्मर का जो रिस्क है, फार्मर का टेंशन होता है कि हम प्रोडक्ट तो उगाएंगे, उस समय पता नहीं मार्केट कैसा होगा, कितने दाम में बिकेगा मेरा प्रोडक्ट, ये सब टेंशन फार्मर का ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइस तो पहले ही फिक्स हो चुका है, फार्मर्स को बस अच्छा उगाना है और इन कंपनीज़ को सेल कर देना है। ठीक है, एक फ़ायदा तो ये हो गया। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इट वुड ऑल्सो एक्सपैंड द मार्केट फॉर फार्म प्रोडक्ट्स। फार्म प्रोडक्ट का मार्केट अब बढ़ गया है, सिर्फ मंडी में ना बेचकर, सिर्फ कंज्यूमर या फिर ट्रेडर को ना बेचकर अब ये लोग अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज को बेच पा रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट भी बड़ा हो गया है, ये दो एडवांटेज है इसका। चलिए, तो इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक बात बोला गया है कि 2020 में इंडियन पार्लियामेंट में 3 लॉज पास हुए थे जिससे कि ये पूरा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को रिफॉर्म किया जा सके। ठीक है, इसमें कुछ फ्रीडम का भी बात किया गया था, लेकिन कुछ फार्मर्स जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ फार्मर्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना के अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन में रोक लगा दिया है। ठीक है, कमेटी जो डिसीजन देगी उसी के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट होगा ये। ठीक है, तो ये अभी मुद्दा चल रहा है। चलिए, ये टॉपिक ख़त्म हुआ, आते हैं अगले टॉपिक पे। अब आ जाइए अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है वो समझिए। डाइवर्सिफिकेशन में 2 चीज़ इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, पहला चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न ही चेंज कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, पहले आप एक फील्ड है आपके पास, इसमें आप एक ही क्रॉप उगाते थे, अब क्या कीजिए इस फील्ड में आप अलग अलग वैरायटी के क्रॉप उगाना शुरू कर दीजिए। या फिर आपके पास अगर ज़्यादा ज़मीन है तो समझ रहे वैसे ही आप क्रॉप ग्रो कर लेंगे अलग अलग। तो इसको बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज होना। ठीक है, क्या तो आप ये कर लीजिए तो बोलेंगे कि आपने क्या कर लिया, डाइवर्सिफाई कर लिया। ठीक है, या फिर अदर रिलेट्स टू अ शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एलाइड एक्टिविटीज़ एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। या फिर आप शिफ्ट कर जाइए, आप पहले सिंपल सा खेती कर रहे थे, आप क्या कीजिए शिफ्ट कर जाइए टू अदर अलाइड एक्टिविटीज़, अदर रिलेटेड एक्टिविटी में शिफ्ट कर जाइए। फॉर एग्जांपल, आप खेती के साथ साथ आप लाइव स्टॉक भी कीजिए, पशुपालन, पोल्ट्री, फिशरीज, ये सब चीज़ में भी इंगेज हो सकते हैं। ठीक है, क्या तो आप ये कर सकते हैं, या फिर आप एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या भी कर सकते हैं, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्टिविटीज़ को भी अपना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में भी अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर के साथ साथ ये सब चीज़ भी करने लग जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि आपने क्या कर लिया, डाइवर्सिफिकेशन कर लिया। तो डाइवर्सिफिकेशन में 2 चीज़ आता है, नंबर 1 चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न और नंबर 2 शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब नॉन फार्म सेक्टर, वही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ है तो बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। समझे? अब देखते हैं कि नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ज़रूरत क्या है डाइवर्सिफाई करने का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे डाइवर्सिफिकेशन का नीड बताइए। तो यहाँ पे हमें 4 नीड पढ़ना है। सबसे पहला ये है कि डाइवर्सिफिकेशन से सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि इससे जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो रिस्क है वो रिस्क रिड्यूस हो जाता है। पहले एक किसान था, सिर्फ खेती कर रहा था एग्रीकल्चर, ठीक है, ये क्रॉप अगर लुढ़का तो ये तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो अगर ये डाइवर्सिफाई अगर कर लेता है तो अब अगर एग्रीकल्चर लुढ़क भी गया तो इसके साथ साथ लाइव स्टॉक है, जो भी दूसरा एक्टिविटी है, वहाँ से इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो डिपेंडेंस जो था फार्मिंग पे उसका जो रिस्क है वो कम हो गया, रिस्क रिडक्शन हो गया। ठीक है, पहला बेनिफिट है ये। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये एक प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन प्रोवाइड करता है टू द रूरल पीपल। ठीक है, एक और सस्टेनेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाला, जीवन का काटने वाला एक ऑप्शन मिल गया इन लोगों को। ठीक है, एक अल्टरनेट इनकम सोर्स डेवलप हो जाएगा इससे, ये दूसरा नीड हो गया। तीसरा नीड ये है कि देखिए ज़्यादातर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है ना वो खरीफ सीजन में ही होता है। ठीक है, खरीफ सीजन में ही ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन रबी सीजन में लोग खाली बैठे रहते हैं। तो अगर ये लोग डाइवर्सिफाई करेंगे तो रबी सीजन में ये लोग कुछ और काम कर सकते हैं, तो ये लोग को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने में हेल्प होता है ड्यूरिंग द रबी सीजन, अगर डाइवर्सिफिकेशन होगा तो। बात अगर नहीं समझ रहे, चलिए, ये हो गया तीसरा बेनिफिट कि रबी सीजन में भी एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। और चौथा बेनिफिट यहाँ पे दिया हुआ है
कि हमने पहले ही पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, ओवर क्राउडेड है, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं। तो अगर अल्टरनेट एक्टिविटीज़ अगर करना शुरू करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे, तो कुछ लोग इन सब एक्टिविटीज़ में इंगेज हो पाएंगे फैमिली के, ठीक है। तो इससे एग्रीकल्चर पर बर्डन जो है वो कम होगा, ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चौथा बेनिफिट हो गया डाइवर्सिफिकेशन का। तो बेनिफिट यानी नीड, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन का नीड क्या है, ये 4 नीड आप याद रखेंगे। एक बार रिकैप कर लीजिए मेरे साथ। पहला नीड क्या था डाइवर्सिफिकेशन का, कि इससे रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट हो गया कि एक ऑल्टरनेट सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन डेवलप हो गया रूरल पीपल के लिए, ठीक है। तीसरा बेनिफिट क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर, चौथा याद आ रहा है, एग्रीकल्चर जो ओवर क्राउडेड हो गया है वो ओवर क्राउडेडपन खत्म होगा, ठीक है। और तीसरा ये था आपका, ये रबी सीजन के टाइम में भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। समझ गए, ये चारों आप याद कर लेंगे। चलिए, फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, पिक्चर देखिए कि जैगरी मेकिंग इज एन एलाइड एक्टिविटी ऑफ द फार्मिंग सेक्टर। फार्मिंग से ही रिलेटेड एक्टिविटी है जैगरी, गुड़ बनाना, ठीक है। देखिए, ये हमने पढ़ लिया नीड। सबसे पहले हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, नीड क्या होता है, वो हमने समझ लिया। अब जो नॉन फार्म सेक्टर इकोनॉमी है ना, नॉन फार्म, ये इसमें 2 टाइप के एक्टिविटी आते हैं। एक एक्टिविटी तो वो होता है जो काफ़ी डायनामिक है, जो काफ़ी हेल्दी ग्रोथ दिख रहा है जिसमें, ठीक है। और दूसरा टाइप वो है जो धीरे धीरे सर्वाइव कर रहे हैं, उतना प्रोडक्टिव नहीं है अभी, ठीक है। तो पहला वाला जो था ना, जो काफ़ी डायनामिक है, काफ़ी ग्रो कर रहा है, उसमें आते हैं आपके एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, लेदर इंडस्ट्री, टूरिज़्म एट्सेट्रा। ये सब इंडस्ट्री इसमें आते हैं जो काफ़ी डायनामिक है, काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। और दूसरा वाला जो है जिसमें पोटेंशियल तो है, ठीक है, ऐसे सेक्टर जिसमें पोटेंशियल तो है लेकिन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण प्लस अदर सपोर्ट का कमी होने के कारण ये सेक्टर्स उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उसमें ये सब आते हैं। ट्रेडिशनल होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लाइक पॉटरी, क्राफ्ट, हैंडलूम, ये सब इसमें आते हैं। ये सब इंडस्ट्रीज़ इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है और अदर सपोर्ट का कमी है, ठीक है। अगर ये 2 चीज़ इन्हें मिल जाए तो ये सब भी अच्छा ग्रो करने लगेंगे, ठीक इनकी तरह अदर, ठीक है। तो इसको हम अंडरलाइन करके रखें क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पहले आ चुका है, बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्ट पूछेंगे कि बताइए कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज़ है, MCQ में आता ज़्यादा क्वेश्चन, कि 4 ऑप्शन देंगे, बोलेंगे कि इस चारों में से चूज़ कीजिए कि कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी के कारण और अदर सपोर्ट की कमी के कारण ग्रो नहीं कर पा रहा है। अगर ये दोनों मिल जाए तो ग्रो करेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ज़्यादातर जो होम बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कि पॉटरी हो गया, क्राफ्ट हो गया, हैंडलूम हो गया, यही वैसे इंडस्ट्रीज़ है जो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक और रिलेटेड एक्टिविटी पढ़ेंगे, एलाइड एक्टिविटी, जिसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ठीक है। इंडिया में जो फार्मिंग कम्युनिटी है, ठीक है, इंडिया में क्या फॉलो होता है, मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। क्रॉप भी उगा रहे हैं, साथ ही साथ लाइव स्टॉक भी रेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। पशुपालन में हम लोग कैटल जैसे कि बफेलो हो गया, काऊ हो गया, ठीक है, गोट्स हो गया, फिर फाउल, फिर और क्या हो गया, ये सब मतलब मेनली हम लोग यही सब जानवर का पालन करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन से इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी, इनकम का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर खेती के साथ साथ हम पशुपालन भी करेंगे तो इनकम बढ़ेगा, फूड सिक्योरिटी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली, ठीक है। अगर कैटल का ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ हो जाता है, बफेलो सबका फ्यूल मिल जाता है गाय का गोबर से, फिर न्यूट्रिशन में भी फैमिली का इम्प्रूवमेंट होता है, समझे। तो ये सब कुछ बेनिफिट है लाइव स्टॉक ब्रीडिंग का। फिर और लाइव स्टॉक जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है लगभग 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को और लैंडलेस लेबरर्स को। ये सब कुछ बात लिखा है यहाँ पे नीचे एक चार्ट में दिखाया हुआ है कि हम लोग कौन सा जो जानवर है किसको कितना कितना पालते हैं। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो पोल्ट्री का है। ज़्यादातर फार्मर्स जो है वो 61% मतलब पोल्ट्री को ही पालते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है।
फिर आगे यहाँ पे मिल्क सेक्टर के बारे में, डेयरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पिछले 30 सालों में जो इंडियन डेयरी सेक्टर है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है। 1951 से 2016 तक इस पीरियड में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 10 टाइम्स तक बढ़ चुका है, 10 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, और ये सक्सेस का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? एक ऑपरेशन फ्लड को जाता है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था जिसमें क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सभी जो फार्मर्स है वो अपने मिल्क को एक जगह इकट्ठा करते हैं, यानी पूल करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेडिंग, अलग अलग क्वालिटी के अनुसार। ठीक है, मिल्क को एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको मार्केट यानी बेच लेते हैं। ठीक है, कहाँ बेचते हैं? अर्बन सेंटर्स को बेच देते हैं थ्रू कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो ऐसे ही ऑपरेशन फ्लड काम कर रहा है और इसी के तहत मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 10 गुना बढ़ चुका है आज़ादी से लेके अभी तक। ठीक है, वो यहाँ पे याद रखना है, तो ये टर्म याद रखिएगा। इन दिस सिस्टम द फार्मर्स आर अश्योर्ड ऑफ अ फेयर प्राइस एंड इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ मिल्क टू अर्बन सेंटर। इस सिस्टम में फार्मर्स को यह अश्योर किया जाता है कि अगर वो मिल्क अर्बन सेंटर्स में आके बेचेंगे तो उनको एक ठीक ठाक दाम मिलेगा और ठीक ठाक इनकम वो जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, और हमने पहले भी पढ़ा है कि गुजरात में जो मिल्क कोऑपरेटिव है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, वही यहाँ पे लिखा है। और ऐसा ही मॉडल इमुलेट यानी कॉपी किया है इन सब स्टेट्स ने, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, ये सब मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। ठीक है, चलिए इतना ही बात आपको ऐसे ध्यान रखना है। अगला आप है अदर रिलेटेड एक्टिविटी में फिशरीज। ठीक है, जो फिशिंग कम्युनिटी है वो लोग वाटर बॉडी को एज अ मदर ट्रीट करते हैं। ठीक है, वाटर बॉडीज़ में क्या क्या आते हैं? सी, ओशंस, ये हो गए, ये जैसे कंट्री के बाहर है। ठीक है, सी ओशन, जैसे इंडिया का अगर देखें तो यहाँ पे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल है कि नहीं, फिर इंडियन ओशन, ये सब है। और दूसरे हो गए रिवर्स, लेक्स, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, इसको बोलते हैं इनलैंड वाटर स्ट्रीम। ठीक है, इनलैंड सोर्सेस, और इसको बोलते हैं मैराइन सोर्सेस। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये रहा, प्रेजेंटली फिश प्रोडक्शन फ्रॉम इनलैंड सोर्सेस। इनलैंड सोर्सेस मतलब ये सब, ये आपका जो ऊपर लिखा हुआ था, ये रिवर्स, लेक्स, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, इन सब जगह से जो फिश जो आता है वो 65% फिश यहीं से आता है, इनलैंड वाटर स्ट्रीम से। ठीक है, और बचा हुआ 35% कहाँ से आता है? फ्रॉम द मैराइन सेक्टर, जैसे कि सीज और ओशंस, इन दो जगह से आता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। फिर आगे लिखा है कि फिश का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो है 0.9%, ये भी याद रखिएगा। फिर इन इंडिया वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। फिशिंग जो सेक्टर है इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम्स ये है, रैम्पेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट, लो पर कैपिटा अर्निंग्स, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर टू अदर सेक्टर्स। ठीक है, वो ये लेबर जो फिश सेक्टर में काम कर लेते हैं वो दूसरे सेक्टर में नहीं जा पाते जनरली। हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी, फिर इनडेटनेस, उधारी में डूबे होते हैं, ये सब कुछ मेजर प्रॉब्लम है फिशिंग कम्युनिटी का। ठीक है, बस और तो कुछ यहाँ पे है नहीं। फिर वुमेन एक्टिव, फिशिंग सेक्टर में वुमेन तो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर हम मार्केटिंग का बात करें तो अगर एक्सपोर्ट मार्केटिंग में लगभग 60% वर्कफोर्स फीमेल है, फिर इंटरनल मार्केटिंग में भी 40% वर्कफोर्स वुमेन है। ठीक है, चलिए और कुछ यहाँ पे है नहीं। अब आ जाइए अगले एक्टिविटी पे जो कि है हॉर्टिकल्चर। बस जितना अंडरलाइन किया है उतना ही समझिए। ठीक है, बहुत चीज़ यहाँ पे घिच पिच करके लिख दिया गया है, उतना आपका काम का नहीं है। जितना अंडरलाइन कर रहे हैं उतना काफ़ी होगा, सिर्फ समझ के छोड़ दीजिए। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या एक्टिविटीज़ आते हैं? तो हॉर्टिकल्चर मतलब ये सब क्रॉप्स को ग्रो करना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, ठीक है, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट, खुशबू देने वाले प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, मसाले हो गए, प्लांटेशन क्रॉप्स, ये सभी हॉर्टिकल्चर में आते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है वो पूरे एग्रीकल्चर आउटपुट का 1/3 पार्ट यही कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर कुछ कमा के दिया 100 रुपया, तो इसका 1/3 यानी 33%, 33 रुपीज़ जो है वो हॉर्टिकल्चर से आ रहा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 6%। फिशिंग का कितना कंट्रीब्यूशन था याद है आपको? यहाँ पे आप ये अंडरलाइन कराए थे 0.9% जीडीपी में। ठीक है, हॉर्टिकल्चर का कितना है? 6%। ये याद रखना है आपको।
फिर इंडिया इमर्ज एज अ वर्ल्ड लीडर इन प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, ये सब फ्रूट्स इंडिया में अच्छा ग्रो होता है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मैनी फार्मर्स इम्प्रूव किया है जब से वो लोग ये सब क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तब से, ठीक है। फिर और कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन बनता है इस फिगर से, इस फिगर में दिखाया गया है कि कुछ वुमेन जो है रूरल एरियाज़ के, वो लोग बी कीपिंग को स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो ये बी कीपिंग जो है वो किस एक्टिविटी के अंदर आता है, हॉर्टिकल्चर में कि फिशरीज़ में कि एनिमल हस्बेंड्री में, किस में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जितना भी यहाँ पे पिक्चर सब है वो सब याद रखिएगा। ये भी पोल्ट्री हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ टोटल लाइव स्टॉक इन इंडिया। अभी आपको दिखाए थे 61% लाइव स्टॉक पोल्ट्री का, ये लार्जेस्ट शेयर ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब समरी दिया हुआ है सभी सेक्टर्स का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आवर लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव, ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी के सेंस में बात करें तो हमारा कंट्री काफ़ी पीछे है बाकी कंट्रीज से, ठीक है। पशुपालन में हमारा कंट्रीज नंबर्स में तो आगे है, लेकिन अगर क्वालिटी वाइज बात करें तो काफ़ी कम है। तो लाइव स्टॉक सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमें चाहिए क्या? इम्प्रूव टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर अच्छे ब्रीड चाहिए एनिमल्स के ताकि उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। साथ ही साथ वेटरनरी केयर, अगर इनको कोई बीमारी हो जाए तो उनका इलाज का सुविधा हो। क्रेडिट फैसिलिटी, लोन मिलने का सुविधा हो, ठीक है। ये सब चीज़ मिलेगा तब हमारा जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो भी काफ़ी इम्प्रूव करेगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पे काम का बात है नहीं, वही समराइज़ किया हुआ है। प्रोडक्शन ऑफ फिशरी हैज़ ऑलरेडी इंक्रीज सब्सटेंशियली, और फिशिंग में भी कई सारे प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आ जाइए दूसरे टॉपिक पे, एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ पे सुनिएगा आप, ठीक है। वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर फिशिंग कम्युनिटी हैव टू बी रीओरिएंटेड इन अ मैनर विच कैन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म गेन्स एंड सस्टेनेंस ऑफ लाइवलीहुड। कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स लाना पड़ेगा इन फिशिंग कम्युनिटी के लिए ताकि इनका भी उद्धार हो पाए, भला हो पाए, ठीक है। फिर बात करें हॉर्टिकल्चर का, तो हॉर्टिकल्चर एक काफ़ी सक्सेसफुल सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन डेवलप होकर आया है। इसको भी इनकरेज करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इनकम अच्छा डेवलप होता है। इनहांसिंग इट्स रोल रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन, हॉर्टिकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स, मार्केटिंग लिंकेज, स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स, टेक्नोलॉजी और इम्प्रूवमेंट एंड डिसेमिनेशन, ये सब चीज़ पे काम करेंगे तो हॉर्टिकल्चर भी काफ़ी अच्छा डेवलप करेगा। वही सब जनरल बात यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चंस यहाँ से उतना नहीं बनेगा। आगे देखिए, दूसरा टॉपिक इसमें है अदर अल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शन, और क्या क्या कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अलावा। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर को एम्फसाइज किया गया है, ठीक है। एक व्यू चल रहा है, फेमस व्यू, कि आईटी जो है वो एक काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। ये दो चीज़ें अचीव करने में आईटी का काफ़ी ज़्यादा रोल है। देखिए, सबसे पहला रोल ये है कि गवर्नमेंट कैन प्रेडिक्ट एरियाज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी यूजिंग एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर टूल्स। इन आईटी टूल्स का यूज़ करके गवर्नमेंट प्रेडिक्ट कर सकती है कि आगे चल के कहाँ पे फूड का कमी हो सकता है, कहाँ पे कौन सा एरिया काफ़ी वल्नरेबल, वीक है, ठीक है। ये चीज़ में आईटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दूसरा आईटी का रोल ये है कि इससे हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग टेक्नोलॉजीज़ और एप्लीकेशन, इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट यानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्राइसेस है, वेदर, सॉइल कंडीशन, इन सब चीज़ों का बारे में जो इन्फॉर्मेशन है हम इजीली फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईटी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ इट ऑल्सो हैज़ पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरिया। आईटी में अगर डेवलपमेंट होगा तो रूरल एरिया में भी लोग इस सेक्टर में काम करेंगे और एक अल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शन डेवलप हो सकता है ये, ठीक है। और ज़्यादा कुछ काम का यहाँ पे है नहीं, इतना ही बात आप ध्यान रखें यहाँ से। अब आ जाइए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट उम्मीद करते हैं आपको मालूम ही होगा, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम अपना ज़रूरत तो पूरा करें, साथ में फ्यूचर जनरेशन का ज़रूरत को ध्यान में रख के पूरा करें। ऐसा नहीं कि पानी इस्तेमाल करते करते हम ही पानी ख़त्म कर दें और हमारे आने वाले जो बच्चे हो उनको पानी ही ना मिले, ठीक है। ऐसा नहीं, इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि जो भी पानी, पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल्स, जो भी रिसोर्सेज है वो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी मिल पाए, ठीक है।
ऐसे डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ऐसा फार्मिंग जिसमें आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं सब नेचुरल चीज़ आप यूज़ करके अगर आप फार्मिंग करें तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो आजकल रिसेंट ईयर्स में एक काफ़ी अवेयरनेस फैल गया है अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। ये केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो होते हैं ये काफ़ी हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी, क्योंकि यही पेस्टिसाइड्स जब हम छिड़कते हैं तब वो मिट्टी में जाते हैं, फिर मिट्टी में पानी में बह के वो वाटर बॉडीज़ में जाते हैं, एक्वेटिक सिस्टम जो मछलियाँ हैं उनको भी हार्म करते हैं, फिर ह्यूमन बींग्स उसी को खाते हैं, फिर हमें भी कैंसर हो जाता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ काफ़ी बैडली इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे हेल्थ को। तो यही सब चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या किया, स्टार्ट कर दिया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट किया है। तो शॉर्ट में अगर बोले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? इट इज़ अ होल सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रीस्टोर्स, मेंटेन्स एंड एनहांसेस द इकोलॉजिकल बैलेंस। ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जो रीस्टोर करता है, मेंटेन करता है और उल्टा इम्प्रूव करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को, इन्वायरमेंट में जो भी बैलेंस है उसको अच्छा से इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स बताया गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। दो ही चीज़ यहाँ से आपको पढ़ना है, एक है बेनिफिट्स और दूसरा क्या क्या प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक काफ़ी अच्छा मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो इनपुट्स यूज़ होते हैं ना वो काफ़ी सस्ते होते हैं, ठीक है। तो जब आपको खेती करने में कम खर्चा लगेगा तो आप जो प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो उसमें आपका मुनाफा ज़्यादा होगा, गुड रिटर्न्स मिलेगा, समझ रहे हैं। क्योंकि जनरली जो हम नॉर्मल खेती अभी चल रहा है जिसमें HYB सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स यूज़ होता है, ये सब चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो एक्सपेंसिव इनपुट्स है नॉर्मल एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा दाम में बिकेगा भी तो रिटर्न्स जो है वो कम रहेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में चूँकि हम सस्ते फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे होते हैं या फिर जो इनपुट्स है वो काफ़ी सस्ते होते हैं, इसलिए इसको अगर हम कम दाम में भी बेचें तो हमारा रिटर्न्स ठीक ठाक मिल जाता है, ठीक है। तो गुड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जनरेट होता है, ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये है कि हम लोग जो ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स है ना इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आजकल अवेयरनेस फैल चुका है कि जो नॉर्मल क्रॉप्स होते हैं उनका काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ पे। तो लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स वो कंज्यूम करें, ठीक है। तो इसका डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कंट्री के अंदर भी और विदेशों में भी, ठीक है। तो हम चाहें तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है उनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे कंट्री में बेच सकते हैं और इससे भी काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज ये है कि ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड में ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दवाई खाद ये सब नहीं होता है। तो ये काफ़ी हेल्दी होते हैं, काफ़ी न्यूट्रिशनल होते हैं। ये हो गया तीसरा बेनिफिट। चौथा बेनिफिट ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में काफ़ी ज़्यादा लेबर इनपुट चाहिए होता है, काफ़ी मेहनत लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में। और इंडिया जैसे कंट्री के लिए अगर हम कोई भी मेथड लगा रहे हैं जिसमें लेबर ज़्यादा लगे तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में हमें पता है काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। लेबर काफ़ी अवेलेबल है, तो यहाँ पे लेबर का सही तरीके से यूज़ हो जाएगा अगर हम इस तरीके का फार्मिंग करेंगे तो, समझ रहे। वो यहाँ पे लिखा है कि सिंस ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स मोर लेबर इनपुट देन कन्वेंशनल फार्मिंग, पुराने वाले फार्मिंग के मुकाबले ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा लेबर लगता है। तो इंडिया एक काफ़ी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लेबर है। और लास्ट बेनिफिट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोड्यूस होता है वो पेस्टिसाइड फ्री होता है और प्रोड्यूस में इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल वे। इसको हम लोग ऐसे तरीके से प्रोड्यूस करते हैं जिससे इन्वायरमेंटल डैमेज भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया पांचवा एडवांटेज। तो पांचवा एडवांटेज आप याद रखेंगे। सबसे पहला क्या था, रिकैप कीजिए। नंबर 1, इनपुट्स जो है वो काफ़ी चीप है, ठीक है, जिससे अच्छा रिटर्न्स मिलता है। दूसरा एडवांटेज ये हो गया कि इसको हम एक्सपोर्ट करके अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं और इसका डिमांड इंटरनेशनल में भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा एडवांटेज ये था कि इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा है ये, ठीक है। चौथा बेनिफिट ये था कि ये लेबर इंटेंसिव है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और पांचवा बेनिफिट ये है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड है, समझे। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्लीमेंट करने में।
सबसे पहला डिफ़िकल्टी तो वही जनरल वाला है कि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग करने में ये 2 मेजर कंसर्न्स है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये चीज़ ऑब्जर्व किया गया है। सबसे पहला मतलब यहाँ पे बताया गया है और भी क्या क्या डिसएडवांटेज, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ये चीज़ ऑब्जर्व किया गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो ईल्ड्स होता है ना, जो उपज होता है वो कम होता है कंपेयर टू मॉडर्न एग्रीकल्चरल फार्मिंग। ठीक है, इन द इनिशियल ईयर, शुरुआत के सालों में जब आप मान लीजिए पहले आप कन्वेंशनल फार्मिंग अभी जो करते थे, HYB सीड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर ये सब यूज़ करके खेती करते थे, तो जो आपको फसल मिलता था इसको बोलते हैं ईल्ड। ठीक है, अब आप शिफ्ट कर गए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप जो भी इनपुट यूज़ करके जो चीज़ प्रोड्यूस किए, जो ईल्ड मिला वो काफ़ी कम होता है शुरुआती सालों में, इनिशियल ईयर्स में। ठीक है, तो ये एक मेजर मतलब प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व, मतलब जिसके कारण लोग जल्दी ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में हैव मोर ब्लेमिशेस एंड शॉर्टर सेल्फ लाइफ देन स्प्रेड प्रोड्यूस। यहाँ पे जो ईल्ड मिला ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेड प्रोड्यूस। इस पर पेस्टिसाइड स्प्रे किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा, आपको देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस पर पेस्टिसाइड छिड़का हुआ है, कीड़ा मकोड़ा लगता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, कोई लौकी अगर आप उठा ले तो इस पर काफ़ी ज़्यादा ब्लेमिश है, यानी दाग दिखेंगे आपको। साथ ही साथ ये कुछ ही दिन में ख़राब हो जाएगा। जो इसका सेल्फ लाइफ होता है ना वो काफ़ी कम होता है, लेकिन इसका सेल्फ लाइफ अच्छा होता है, ये कुछ दिन तक रहेगा तब ख़राब होगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि चॉइस इन प्रोडक्शन ऑफ सीजन क्रॉप्स इज़ क्वाइट लिमिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें क्या होता था कि आप बिना सीजन का क्रॉप्स भी यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज़ करके, लेकिन यहाँ पे ऑफ सीजन क्रॉप ग्रो करना थोड़ा टफ है। ठीक है, जो सीजन वाला फल है, जो सब्जी है, वही ग्रो कर पाएंगे आप, समझे। तो ये हो गया अगला प्रॉब्लम जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आता है। तो याद रहेगा आपको 4 प्रॉब्लम यहाँ पे हमने देखा। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हो गया आपका यील्ड जो है वो कम होता है, तीसरा हो गया ज़्यादा ब्लेमिशेस और शॉर्टर सेल्फ लाइफ, और चौथा हो गया ऑफ सीजन क्रॉप्स को ग्रो करने का जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज इतना कर लेंगे काफ़ी होगा। ठीक है, बस इतना पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। लास्ट में तो कंक्लूजन है, यहाँ पे रिकैप दिया हुआ है। यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट क्या होता है वो बताया गया है, तो हमने समझ लिया है। देयर इज़ अ नीड फॉर इम्प्रूविंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, ये सबको इम्प्रूव करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, लाइव स्टॉक में, फिशरीज़ में, अदर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंपॉर्टेंस हमने समझा और क्या क्या चैलेंजेस है वो भी हमने समझा। चलिए, तो इतना आप समझ लिया। आप क्या करना है, आपको मेरे वेबसाइट पर जाके इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो प्रिपेयर कर लेना है। आप चाहे तो जो नोट्स हम प्रोवाइड किए हैं वो उससे भी आप स्टडी कर सकते हैं, और ये पूरा जो अंडरलाइन PDF है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास बुक है तो बुक में ही अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, वो भी अच्छा रहेगा। चलिए, इसी के साथ ये एंड करते हैं इस चैप्टर को और इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मन में कोई डाउट या फिर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे वहाँ पर सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आपको 3 काम करना है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको और भी वीडियोस मिलेंगे, वो भी आपको काफ़ी हेल्प पहुँचाएगा। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।